हेलो एवरीवन। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवेज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें या फिर जेई की बात करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस इन वेरियस सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, बोला गया है कि इनको अरेंज करना है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो इनके इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होते हैं उनमें आपको अरेंज करना है, माने किस में सबसे ज़्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, उसके बाद किस में और किस में। ठीक है, ये सारे जो दिए गए हैं ये आपके प्लांट टिश्यूज़ हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। ये प्लांट में जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनका ही टाइप्स है। ठीक है, आपको बताना है सबसे ज़्यादा गैप किस में होता है उसके बाद किस में और उसके बाद किस में। ठीक है, आंसर कर लिया होगा आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। आंसर को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं पैरेन्काइमा में क्या होता है। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और बात कर कोलेनकाइमा की बात करें तो इनमें थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैरेन्काइमा में होता है, उसके बाद कैरेन्काइमा होता है, उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा में ना के बराबर इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। ठीक है, तो अगर बात करें कि सबसे कम किस में होता है तो स्क्लेरेन्काइमा में सबसे कम, उसके बाद कोलेनकाइमा में उससे थोड़ा सा ज़्यादा और पैरेन्काइमा में उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सबसे ज़्यादा गैप पैरेन्काइमा में, तब कोलेनकाइमा में, उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा में। ठीक है, बात करें जब हम लोग ये पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग को पता भी होना चाहिए ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है, ये किस तरह के टिश्यूज़ हैं। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले पैरेन्काइमा में। ठीक है, ठीक, उसके बाद बात करें कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, किसको, प्लांट को। ठीक है, मान लेते हैं प्लांट को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मोर करके छोड़ दे रहे हैं तो वो अपने आप ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो ये किसके हेल्प से हो रहा है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को मिलता है। उसके बाद बात करें हम लोग स्क्लेरेन्काइमा की, तो स्क्लेरेन्काइमा की वजह से क्या होता है, हार्ड एंड स्टिफ होता है। ठीक है, सख्त जो होता है उसका वो जो सख्त होता है प्लांट, वो किसकी वजह से, स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। What is the name of the Russian chemist who stated that the properties of element are the periodic function of their atomic masses? किसने कहा था, कौन से रशियन साइंटिस्ट ने कहा था कि जो पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स जितने भी हैं वो उनके प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करता है उनके एटॉमिक मासेस पे। किसने कहा था सबसे पहले। ठीक है, एक होता है आपका एटॉमिक वेट और एक होता है एटॉमिक मास। तो इन्होंने एक रशियन साइंटिस्ट से जिन्होंने कहा था कि उनका जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल पे आएगा। ठीक है, किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीव। ठीक है, इसका आंसर होगा मेंडलीव। बाकी जैसे मोस्ले थे, है ना, मोस्ले वगैरह थे, तो उन्होंने एटॉमिक मास को नहीं पकड़ करके उन्होंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए बोला था, जो कि गलत साबित हुआ। आगे सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोटिलिडेंस प्लांट। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है डाइकोटिलिडन प्लांट्स का। ठीक है, these plants have two cotyledons, these plant have fibrous root, these plant have reticulate venation, these plant have tap root। ठीक है, पहले खुद से आंसर कीजिए। ठीक है, तो पहले उम्मीद करते हैं आपने आंसर कर दिया होगा। पहले हम लोग को समझना पड़ेगा डाइकोटिलिडेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो सीड्स देखते हैं, जैसे आम का ही मान लीजिए सीड्स देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डाइकोटिलेटन सीड का ही एक पार्ट है, सीड के अंदर रहता है, जो कि क्या करता है, फूड वहाँ से जो बेबी प्लांट निकलेगा, यानी कि सीड से जो बेबी प्लांट निकलेगा उसको फूड पहुँचाता है। ठीक है, या फूड उसके लिए फूड स्टोर करके रखता है, कौन, कोटिलीडन। तो जिसमें ऐसे दो रहते हैं कोटिलीडन, उसको डाइकोटिलीडन बोलते हैं। ठीक है, तो डाइकोटिलीडन तो क्या होगा, दीज प्लांट हैव टू कोटिलीडन, सिंपल सा है, ये तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद बोले दीज प्लांट है फाइब्रस रूट, और बात करें रेटिकुलेट विनेशन, और उसके बाद टैप रूट भी बोला है यहाँ पे। तो होता क्या है, सुनिएगा, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं आंसर के बाद। ठीक है,
कि कोटिलेडन का क्या क्या खास बात है, तो 2 एम्ब्रियो होगा जिसको हम लोग कोटिलेडन्स बोलते हैं, ठीक है, 2 एम्ब्रियो लीव्स जिसको कोटिलेडन बोलते हैं, और टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है, डाइकोटिलेडन में टैप रूट सिस्टम होता है, यानी कि 1 मेन रूट विथ साइड रूट। तो टैप रूट क्या होता है इसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इसी वीडियो में, है ना, आगे डिस्कस कर लेते हैं। लीव विथ नेट वेनेशन, तो होता क्या है सुनिएगा, टैप रूट, रूट समझ रहे हैं, रूट का और पत्तियों का ना एक आपस का रिलेशन होता है, ठीक है, रूट का और पत्तियों का एक रिलेशन होता है जिसको समझना जरूरी है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि आंसर हो गया आपका कि फाइब्रस रूट नहीं होता है डाइकोटिलेडन्स का, तो क्या होता है, टैप रूट होता है। अब टैप रूट होगा तो रूट होगा तो पत्तियों का फिर ये वेनेशन आ रहा है वेन से, ठीक है, पत्तियों में जो दाग होते हैं, ठीक है, वो जो पत्तियों में लकीर टाइप का होता है उसी की वजह से उसी का नाम दिया जाता है वेनेशन। तो पत्तियों में देखिएगा कि ये जो वेन्स का, ये सबको वेन्स बोलते हैं, पत्तियों का में जो लकीर दिख रही है आपको, ठीक है, इसको वेन्स बोलते हैं। तो पत्तियों का जो वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को वेनिसन बोलते हैं, ठीक है। तो रेटिकुलेट में क्या होता है कि आपका पत्तियों का अरेंजमेंट इस तरह का होता है, ठीक है, एक मेन मिड रिब होता है और उससे ही अटैच होते हैं बाकी, लेकिन पैरेलल वेनिसन में देखिए तो सारे क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है, सारे पैरेलल हैं। तो और टैप रूट किसको बोलते हैं, टैप रूट मतलब एक मेन रूट है उससे रिलेटेड बाकी क्या हो रहा है, फिर उसका लेटरल रूट्स बोलते हैं। एक मेन रूट है उससे बहुत सारा रूट्स निकल रहा है उसको बोलते हैं लेटरल रूट्स। तो ये हुआ टैप रूट। और फाइब्रस रूट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं इससे, ठीक है, फाइब्रस रूट्स क्या है, बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, अगर पत्ता समझ लीजिए, अगर पैरेलल वेनेशन होगा यानी कि पत्ता इस तरह का होगा तो इसका मतलब फाइब्रस रूट होगा ही, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइब्रस रूट अगर होगा तो पैरेलल वेनेशन होगा, यानी कि अगर आपको पत्ता दिख गया है, पत्ती दिख गया है, किसी भी प्लांट का पत्ता दिख गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसका रूट किस टाइप का होगा, ठीक है, ये एक रिलेशन है। और बात करें अगर रेटिकुलेट वेनेशन की, अगर रेटिकुलेट वेनेशन है, आप अगर पत्ती देख ली कि रेटिकुलेट वेनेशन टाइप का है, तो इसका मतलब रूट कैसा होगा, टैप रूट होगा, ठीक है, या फिर इसको इरेगुलर भी वेनेशन बोलते हैं। यहाँ पे रेगुलर है और यहाँ पे इरेगुलर है, क्लियर, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि रेटिकुलेट के साथ हमेशा टैप रूट आता है, ठीक है। अब फाइब्रस किसके साथ आता है, पैरेलल के साथ आता है, तो इसका मतलब रेटिकुलेट भी दिया हुआ है, टैप रूट दिया हुआ है, तो ये दोनों तो मैंने सेम ही बात हुआ, ठीक है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकता, यही अलग आ रहा था, इसलिए यही वाला आंसर, ठीक है। ये आप अगर थोड़ा सा भी जानकारी रखते तो यहाँ तक पहुँच सकते थे, ठीक है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बताया जा रहा है कि इसका फाइब्रस रूट नहीं होता है बट जबकि टैप रूट होता है, ठीक है। अगला सुनिएगा, तो ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक, आगे सुनिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर द सेल लिविंग एलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर। बोला गया कि इनमें से कौन सा टिश्यूज है जिसका जो लिविंग जिसका जो सेल है वो इलोंगेटेड होता है और इरेगुलर थिक्ड होता है एट द कॉर्नर, कॉर्नर में इरेगुलर थिक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलेनकाइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा का डिफिनेशन में ही यही पढ़ते हैं हम लोग कि ये जो है ये इरेगुलर होता है और इरेगुलर थिकंड होता है कॉर्नर पे और इलोंगेटेड होता है। इसका डिफिनेशन में ही यही पढ़ाया जाता है और यही डिफिनेशन ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब कोलेनकाइमा की बात थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे। ये क्या करता है, ये आपको इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द लीफ। तो ये अलाउ करता है बेंडिंग्स को, ठीक है, जिससे प्लांट क्या हो सके, बेंड हो सके थोड़ा बहुत। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिससे प्लांट क्या हो सकता है, थोड़ा सा बेंड हो सके, ठीक है। तो कौन, कोलेनकाइमा। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनेटिंग एजेंट फॉर क्रॉस पोलिनेशन। इनमें से कौन सा है जो कि क्रॉस पोलिनेटिंग का पोलिनेटिंग एजेंट नहीं है। क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, पोलिनेशन समझते हैं, पोलिनेशन होता कैसे ठीक है, व्हेन पोलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन फ्लावर और टू फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। मतलब एक ही प्लांट का अगर एक फ्लावर या दूसरे फ्लावर से अगर ये करेगा, पोलिनेट करे होगा तो उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर से अगर पोलिनेशन करेगा तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन एयर की वजह से, वाटर की वजह से, एनिमल्स की वजह से, बर्ड्स की वजह से हो सकता है, लेकिन प्लांट्स की वजह से क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो बोला क्या है कि क्या होगा अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाएंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल्स में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, या एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे की आने की बात कर रहे हैं तो नंबर ऊपर से नीचे के आ रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे आउटर मोस्ट पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिक्रीज तो नहीं करेगा, वो तो सेम ही रहेगा। द नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज, सेल्स डिक्रीज नहीं करता है, सेल्स इंक्रीज करता है। और एक चीज़, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज भी बढ़ता है। देखिए साइज भी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इसका। ठीक है, तो क्या क्या बातें याद रखनी है, अगर सेम ही ग्रुप का है तो उसका आउटर मोस्ट में सेम ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद बात करें ऊपर से नीचे आते तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, और एटॉमिक साइज भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, यही वाला सही होगा। Identify a type of sexual reproduction which involves reproduction through parts of plants such as roots, stems and leaves। इसका आंसर क्या होगा, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन या फिशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्यों ऐसा, सुनिएगा। जब रिप्रोडक्शन सीड्स के अलावा हो, ठीक है, सीड्स के अलावा जब रिप्रोडक्शन हो, रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू। यानी कि अगर नया प्लांट बन रहा है रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू, सीड से नहीं बन रहा है, ये सब से बन रहा है, तो इस ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला सुनिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। If a current of 1.5 ampere is maintained in a resistor of 10 ohm, then energy dissipated in the resistor in 1 minute will be। तो बोला गया है कि एक करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, उसमें रेजिस्टेंस बोला गया है कितना, रेजिस्टर कितना है, 10 ओम का। तो बोला गया कि एनर्जी डिसिपेट कितना होगा, 1 मिनट में। ठीक है, तो एनर्जी तक पहुंचने के लिए हम लोग, और एनर्जी का किस में दिया है, वॉट में दिया है। ठीक है, एनर्जी वॉट में दिया हुआ है, एनर्जी डिसिपेट होगा 1 मिनट के बाद, तो यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, जूल दिया हुआ तो रहता तो हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन वॉट में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्सन भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, हीट बोलिए या एनर्जी डिसिपेट जो होता है वो क्या होता है, I² RT। ठीक है, और I का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.5 का स्क्वायर इंटू R का वैल्यू 10। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 मिनट की बात की है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 मिनट को किस में, 60 सेकेंड में। ठीक है, तो ये हमारा हीट जो आया वो कितना है, 1350। ठीक है, जूल। लेकिन यहाँ पे बोला है वॉट में निकालना है ना हम लोग को एनर्जी डिसिपेट जो निकालना है वो वॉट में निकालना है, तो क्या करेंगे, फिर से 60 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 22.5 आएगा। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, पहले खुद से आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेमन और कैरपल। ठीक है, कैरपल के जगह पिस्टल भी हो सकता था, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं बहुत बार। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का वो स्टेमन और कैरपल होता है, या फिर स्टेमन और सेपल्स बोलते हैं, सॉरी पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, स्टेमन और पिस्टल बोलते हैं, और बाकी सब इसका पार्ट है। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग। आगे सुनिए, एन इको इज रिटर्न इन 3 सेकेंड। क्या बोला है, इको रिटर्न हो रहा है 3 सेकेंड में। What is the distance of reflecting surface from the source considering the speed of sound as 342 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोला गया है कि एक इको रिटर्न आ रहा है, बताइए डिस्टेंस कितना होगा, अगर स्पीड ऑफ साउंड बता चुका है 342 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कर लिए इसको। ठीक है, कैसे करेंगे सुनिएगा, इको रिटर्न आ रहा है मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हो रहा है, डबल ट्रेवल किया जा रहा है।
मतलब पहले तो साउंड आपका जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, आप तक सुनाई दे रहा है। कितने सेकंड के बाद? 30 सेकंड के, 3 सेकंड के बाद। ठीक है, तो जाने में 1.5 सेकंड लगा होगा और आने में भी 1.5 सेकंड, 1.5 3 होता है। ठीक है, अब बोला क्या स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया हुआ? 342, और टाइम क्या होगा? 3 सेकंड का आधा होगा, क्योंकि जाने और आने में लग रहा है 3 सेकंड। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 513। ठीक, अगला सुनिए। ए कंडक्टर हैविंग सम एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो बोला गया है कि उस कंडक्टर को क्या बोलेंगे? ए कंडक्टर हैविंग सम एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे? तो बहुत लोगों का गलती होता है इस क्वेश्चन में। कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टर और सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर होगा रेजिस्टर। बहुत लोग क्या करते हैं, एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस देख करके क्या मार देते हैं, या तो इंसुलेटर मार देते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा? रेजिस्टर्स होगा। अगला क्वेश्चन, इन ए प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू सीड। अब बोला गया है कि प्लांट में इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि सीड में कन्वर्ट हो जाता है बाद में? स्टिग्मा है, ओवरी है, स्टाइल है, ओव्यूल है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओव्यूल। यहाँ पे देखिए होता क्या है, जो ये फ्लावर का पार्ट है, ठीक है, एक तो होता है स्टेमन और एक होता है पिस्टल या फिर कार्पल, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसी के अंदर पिस्टल का जो पार्ट होता है ओवरी, उसके अंदर ओव्यूल्स होता है। ठीक है, तो हम लोग जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो एक्चुअली ओवरी से बन जाता है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर जो सीड्स रहता है वो ओव्यूल के थ्रू बनता है। यानी ओव्यूल से बन जाता है आपका सीड्स, और ओवरी से बनता है फ्रूट जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे आम की ही बात कर लें, तो आम में क्या बनेगा? ओवरी से बन जाएगा आपका फ्रूट बन जाएगा, जो आम खाते हैं हम लोग। उसके अंदर जो सीड होता है वो एक्चुअली में ओव्यूल से बनता है। ठीक है, ओव्यूल से बाद में सीड बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लांट बेंड्स टूवर्ड्स लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द हार्मोन ऑन द अदर साइड ऑफ द सूट। तो बोला गया कि प्लांट जो है अक्सर देखिएगा लाइट की तरफ बेंड हो जाता है या डिफ्यूज़ हो जाता है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ से एक हार्मोन होता है जो को उसको एक हार्मोन है जो कि अदर साइड को बढ़ने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो कौन सा हार्मोन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। तो सुनिएगा, ऑक्सीन ऐसा कैसे करता है कि मान लेते हैं कि लाइट इधर से आ रहा है। ठीक है, तो लाइट इधर से आ रहा है तो सिर्फ ये वाले पार्ट में लाइट मिलेगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट में लाइट नहीं मिल रहा है, तो होता क्या है, ये वाला ऑक्सीन की हेल्प से क्या होता है, ये वाला पार्ट ज़्यादा बढ़ने लगता है। और जैसे ही ये वाला पार्ट ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट ज़्यादा बढ़ेगा और ये वाला पार्ट कम बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से ये टिल्ट हो जाता है या बैंड हो जाता है। ठीक है, तो सैडी जिधर सैडो होता है उधर ही कुछ पार्ट ऑक्सीन की वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीन हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं जिब्रेलिन की। ये किस काम में हेल्प करता है? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जिब्रेलिन किस चीज़ में हेल्प करता है। तो जिब्रेलिन जो है लेंथ ऑफ स्टेम का लेंथ बढ़ने में हेल्प करता है जिब्रेलिन। ठीक है, ऑक्सीन क्या करता है, आपका अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलता है तो उसको ज़्यादा बढ़ा देता है ताकि वो थोड़ा सा बैंड हो जाए। इन प्लांट द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो बोला गया कि प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है, वो अगर इमीडिएटली यूज़ नहीं हो रहा है तो किसके फॉर्म में स्टोर्ड रहता है? फैटी एसिड, फैट्स, एमिनो एसिड या फिर स्टार्च। तो इसका आंसर होगा आपका स्टार्च, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट में एक्चुअली क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। तो अगर प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट बनाया है अगर वो इमीडिएटली यूज़ नहीं हो रहा है तो वो किसके फॉर्म में स्टोर रहेगा? स्टार्च के फॉर्म में। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज ऑलवेज इन्फिनिटी, ज़ीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव। पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, दो यहाँ से सेम चीज़ पे दो क्वेश्चन पूछा जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर ये चाहता है, ठीक है, वोल्ट मीटर अगर आइडियल है तो वो क्या चाहेगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, ताकि इधर से कोई भी करंट ना जाए। ठीक है, तो क्या बोला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी सो दैट देयर इज नो करंट फ्लो फ्रॉम इट, ताकि इधर से वोल्ट मीटर से कोई भी करंट पास ना करे। इसलिए क्या वो रेजिस्टेंस क्या चाहता है? इन्फिनिटी चाहता है, इन्फिनाइट चाहता है। लेकिन बात करें अगर एमीटर की,
ठीक है, हम किसकी बात करें, एमीटर की बात करें अगर, तो एमीटर क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाने के लिए वो रेजिस्टेंस को क्या करेगा, कम से कम करेगा, यानी ज़ीरो करेगा। तो ये एक वाला पॉइंट याद रखना है कि अगर वोल्ट मीटर अगर आइडियल है तो रेजिस्टेंस हाई करना रखना चाहेगा, अगर एमीटर अगर आइडियल है तो जो रेजिस्टेंस है उसको ज़ीरो रखना चाहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो सके, क्योंकि रेजिस्टेंस एक्चुअली करता क्या है, करंट के बहाव को अपोज करता है। ठीक है, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ विच सब्सटेंस इन प्लांट। तो बोला गया कि फ्लोएम जो है ये प्लांट में कौन से सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड सब्सटेंस, वाटर, मिनरल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फूड सब्सटेंस, क्योंकि हम लोग जानते हैं जाइलम और फ्लोएम दो तरह का टिश्यूज़ है जो कि हमारे स्पेशल टिश्यूज़ है जो कि सिर्फ स्पेशल काम करता है, जैसे कि प्लांट फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम करता है, और वाटर और मिनरल्स का जाइलम करता है। ठीक है, द एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक आर नोन एज। तो बोला गया है कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है उसको क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हेलोजेंस या नोबल गैसेस। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का एस ब्लॉक एलिमेंट, तो एस ब्लॉक कौन से होते हैं, ये वाले एस ब्लॉक हैं। ठीक है, ये वाला एस है, ये वाला डी है, ये वाला पी है। तो एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसको कहा जाता है आपका अल्कली मेटल। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद सेकंड वाला अगर पूछता सेकंड ग्रुप को क्या बोला जाता है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद बात करें 18 ग्रुप, 18, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है हम लोग को ऑप्शन में दिया गया है कौन, हेलोजन दिया गया है, नोबल गैस दिया गया है। ठीक है, पहले वाले को बोलते हैं अल्कली मेटल, दूसरे वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद हेलोजन देख लेते हैं हम लोग, हेलोजन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और बात करें नोबल गैसेस की तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15, 16, 17, 18, 19 वाला जो है ये आपका हेलोजेंस है, और सबसे लास्ट वाला कौन है, नोबल गैसेस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कली मेटल। अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल। टू रजिस्टर्स ऑफ आर ओम, ये आर ओम होगा, ठीक है, गलती से लिखा गया है, एंड 150 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। तो एक्चुअली बोला गया कि ये आर ओम है और ये 15 ओम है। ठीक है, मैंने आंसर्स में ठीक कर लिया है, क्वेश्चंस में सही नहीं हुआ, आर ओम है और ये 15 ओम है। तो बताइए कि अगर हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 12 ओम चाहिए तो बताइए आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्या होगा पहले ट्राई कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट बोलिए या फिर आर इफेक्टिव बोलिए, दोनों बराबर है। तो आर इफेक्टिव का वैल्यू 12 दिया हुआ है, R1 का वैल्यू R ही दिया हुआ है, और R2 का वैल्यू 15 दिया हुआ है। तो जैसे इसको इधर लेकर के आइए तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1/60 इज इक्वल टू 1/r आएगा पहले, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है पैरेलल के लिए होता है आपका 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस R2। अगर ऐसा पूछ लेता सीरीज में है तो क्या होता, सीरीज में सिंपली जोड़ दिया जाता है, R1 प्लस R2 हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पावर, रेजिस्टेंस एंड चार्ज Q फॉलोइंग थ्रू ए वायर इन t सेकेंड। तो बोला कि यहाँ पे पावर दिया हुआ है, आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, आप बताइए इनका रिलेशन क्या होगा, टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, पहले खुद से कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे पावर क्या होता है, VI होता है। ठीक है, वोल्टेज इनटू करंट होता है, और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ पे पावर इक्वल टू I² R भी लिख सकते थे, बट क्या किया है यहाँ पे चालाकी ये किया है कि सिर्फ एक ही R को बदल रहा है। और चार्ज क्या होता है, चार्ज का वैल्यू होता है Q इज इक्वल टू IT। Q क्या है, चार्ज है, I क्या है, करंट है, और T क्या है, टाइम है। ठीक है, अगर I के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, Q/T लिखेंगे। तो I इंटू R लिखा हुआ है, तो I यहाँ पे I² R भी हो सकता था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, IR और इंटू I लिखा है और एक I को मैंने Q/T में बदल दिया है, जो कि यहाँ से आया है। ठीक है, यानी चार्ज बाय टाइम में बदल दिया है एक I को, बाकी जो जैसा था वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा,
ये वाला टी इधर आ सकता है, तो पी टी इजल टू क्यू आर आई, यानी कि पी टी इजल टू आई आर क्यू। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि एक ही आई को बदला है, दूसरा वाला आई को बदला ही नहीं, चेंज ही नहीं किया है, तो इसमें आप फंस सकते हैं। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय, तो बताइए ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से। ये हो जाएगा टिन एंड कॉपर एंड टिन का। ठीक है, कॉपर एंड टिन का। बात करें अगर ब्रास की, तो दो ही चीज़ पूछा जाता है, एक होता है ब्रास, एक होता है ब्रोंज। ब्रोंज हो गया कॉपर एंड टिन का, और ब्रास की बात करें तो ये होता है कॉपर और जिंक का। ठीक है, दोनों में ही कॉपर है, इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो ब्रोंज में कॉपर और टिन, ब्रास में कॉपर और जिंक। तो बस 20 क्वेश्चंस हो गए हम लोग के, है ना। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।